हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी चाहते हैं 2026 में टॉपर लिस्ट में नाम बनाना? क्या आप भी चाहते हैं फिजिक्स को फील करके पढ़ना? क्या आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में 70 में 70 हमको थ्योरी में मिल ही जाना? तो आप लोगों के लिए ये सपना संभव होने वाला है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं द क्रैकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभव बैच। यदि आप इन सारे सपनों को चाहते हैं साकार करना, तो आज ही ज्वाइन करें द क्रैकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और ऐप डाउनलोड करें और वहां से ज्वाइन करें संभव बैच। इस संभव बैच का सीधा टारगेट है बच्चों के हर सपनों को संभव कराना, हर सपनों को उनकी नई ऊंचाइयों तक ले जाना। और तो देर देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए संभव बैच। और मैं कल्याणी सर आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस संभव बैच में आपके सपनों को संभव कराऊंगा। फिजिक्स को रटाऊंगा नहीं, पूर्णतः फील करवा के 70 में 70 मार्क्स दिलवाऊंगा। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए। और आज आप लोगों को लेकर के आया हूं सबसे पहले सिलेबस, जो 12th में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जरूरी है। आप लोगों को किसी भी परीक्षा में अगर आप चाहिएगा कि बेहतरीन मार्क्स हो, तो उसके लिए ज़रूरत है कि आपको सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस जानकारी हो जाने के बाद ही आप टारगेट फिक्स करते हैं। बिना टारगेट का कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए जब आप पूरे 12th में क्या चीज़ पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, अगर ये सारी जानकारी आपके पास हो जाते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपने पढ़ाई के स्ट्रेटजी को फिक्स करते हैं। और उस स्ट्रेटजी पर जब आप काम करते हैं, समय देते हैं, तब आपको बेहतरीन मार्क्स आता है। इसलिए आपको जब 12th के स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले सिलेबस की भी जानकारी लेना बेहतर जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को आज हम पूरे डिटेल करने वाले हैं कि आपके 12th के फिजिक्स में जो पूछे जाएंगे प्रश्न, कितने मार्क्स का पूछे जाएंगे और कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, सारे डिटेल बताएंगे। और बोर्ड के पैटर्न को भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग बोर्ड जो है, चैप्टर तो सब में सेम ही है, चाहे सीबीएसई हो या बीएसईबी हो या झारखंड बोर्ड हो, सब में क्या है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। लेकिन हर बोर्ड का पैटर्न भी क्या होता है, अलग अलग। तो आपको अभी बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको बताएंगे। उस क्वेश्चन पैटर्न के बाद आपको 12th में जो कितने चैप्टर पढ़ना है उसको बताएंगे। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है इसको बताएंगे। जब ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे, तब आपको एक माइंड मैप बनेगा, एक टारगेट फिक्स करना है कि हमको कौन कौन चैप्टर पर कितना समय लगेगा और कितना पूछता है, इस पर आपको ध्यान देना है कि नहीं। तो समझ रहे होंगे। तो अगर आप बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो सिलेबस भी आपके लिए क्या है, बेहतरीन जरूरी। जैसे आप चाहते हैं कि कहीं पर जाना है, तो जाने से पहले आपके रास्ते की जानकारी होनी चाहिए, उस रास्ते की दूरी की जानकारी होनी चाहिए, तब आप किस स्पीड से जाइएगा कि वो अपने समय पर पहुंच पाइएगा। इस उसी तरह से आपको जब किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, किससे कितनी मार्क्स पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी करिएगा तो बेहतरीन मार्क्स होएगा। तो चलिए देर किस बात की, हम समझते हैं कि आपका सबसे पहले आपको समझाएंगे कि बिहार बोर्ड में जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। पहले पैटर्न समझेंगे, फिर पैटर्न के आधार पर हमको सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने के लिए एक छोटा सा है। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न में देखना है कि एग्जाम जो होता है बुआ जी फिजिक्स का, वो टोटल आपका 100 मार्क्स का है। तो फिर बोलेगा बुआ कि सर जी 100 मार्क्स का कहाँ होता है, सब 70 कहता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 100 मार्क्स का ही आपका फिजिक्स का एग्जाम होता है, वो बात अलग है। जो बोर्ड का एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होता है, और बच्चे इसी का तैयारी करते हैं, क्योंकि बोर्ड में जिस हिसाब से पूछा जाता है उसकी बिना तैयारी किए हुए कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो भी आपके एग्जाम के अंदर में ही आता है। लेकिन उस एग्जाम को ऐसे लिया जाता है जैसे कि एग्जाम है ही नहीं। लेकिन सच मायने में इसके मार्क्स का भी वैल्यू है, और इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आप 70 में 70 मार्क्स ला करके भी फेल माने जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है, फिजिक्स का 100 का एग्जाम है, लेकिन इस 100 के एग्जाम में 2 पार्ट बना हुआ है। 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है हमारा प्रैक्टिकल। स्कूल में प्रैक्टिकल है जो स्कूल में ही होता है नॉर्मली।
आपको स्कूल में जाना है, स्कूल में टाइम दिया जाएगा कि इस दिन आइए, उस दिन जाइए, आप एडमिट कार्ड लेकर के वहाँ एक नॉर्मल फॉर्म पर पूरा कर लिया जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा बच्चों के पास कोई टेंशन नहीं होता। मेन टेंशन जो होता है बुआ जी, वो हमारे बिहार बोर्ड में जो थ्योरी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, और वो जो है हमारा फिजिक्स में 70 मार्क्स के लिए होता है। मतलब फिजिक्स में टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। ये दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरिटिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको स्कूल में है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। सर जी को नाश्ता पानी कराना है और परीक्षा में जाना है, अटेंडेंस बनाना है, जो पूछा जाएगा उसको लिख देना है, मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलेगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। टेंशन जो भी है वो हमारा क्या है, थ्योरिटिकल, जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला, इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से दिक्कत होगी, क्योंकि हम आ गए हैं आपको इस सारे टेंशन को फ्री करने के लिए। बस आपको हमसे जुड़े रहना है और आपको जो जो बताया जाएगा उस पर आपको काम करना है, बात खत्म। बेहतरीन मार्क्स आ गया। पिछले आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, 68 नंबर तक लाए हैं, लिखित में 67-68 लाते हैं, प्रैक्टिकल लाने के बाद अब 95-93 तक लाया है, 96 तक लाया है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब देख थ्योरिटिकल जो है, थ्योरिटिकल 70 मार्क्स का है। इसमें भी जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है, वो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। दोनों टाइप में क्वेश्चन जो है 50-50% का। 50% दैट मीन्स, कहने का यह अर्थ है कि अगर 70 मार्क्स का 50% निकालते हैं तो आपको 35 मार्क्स क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, और इधर 35 मार्क्स क्या चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए। 70 में दो भाग डिवाइड कर दिए, 50 मार्क्स क्या है, ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, जिसमें 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 35 मार्क्स जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ध्यान रहे कि बुआ जी, ये जो 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ 35 क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन होंगे टोटल, और इस 70 क्वेश्चन में से जो आपको आता है, जो आपको आता है उसमें से वही को चुन करके आपको 35 ही बनाना। मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 70 मार्क्स का ही होगा, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन दुगुना होगा। उसमें आप जिस जिसको चाहते हैं कि ये सब हमसे बन जाएगा, उसको चुन करके क्या करना है, बनाना है। तो कोई भारी बात है नहीं। बच्चे अगर ढंग से मेहनत कर देंगे ना, जो एग्जाम का पैटर्न है, एक भी बच्चे फेल नहीं करेंगे और एक भी बच्चे बेहतरीन मार्क्स से बच नहीं पाएंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चा सीरियस ही नहीं लेते हैं। जब सीरियस नहीं लेते हैं तो इस समस्या से वो ग्रसित हो जाते हैं कि उनको अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है, और बाद में पछताता है कि थोड़ा सा दिमाग पहले से लगा लेते तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो बाद में पछताने से अच्छा है जो आप अभी से स्ट्रेटजी को देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए और मेहनत कर लीजिए, बेहतरीन मार्क्स आएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव जो था वो 35 मार्क्स का, उसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है, कोई भी आपको जो मर्जी है वही बनाइए, ठीक है। और इसमें से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स फिक्स है, तो इस तरह से आपको कितने मिलेंगे, इस तरह से आपको 35 मार्क्स फिक्स हो गए 70 में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि 35 मार्क्स है और इसको इधर आनी मुनी लिख देंगे, तो 35 अगर ले आते हैं तो सर छोड़ देना। ऐसा भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे कंपटीशन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, माइंड मैप चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर भी मेहनत करने की जरूरत है। ये नहीं कि चलिए भाई इसको नहीं लेना है बस इस पर मेहनत करना, नहीं, ये दोनों पर मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको 70 में 70 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इधर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 35 मार्क्स का पूछेगा। आप याद रखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब दुगुना होगा, ठीक है। तो 35 मार्क्स का पूछेगा। इस 35 मार्क्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो दो भागों में बटा होगा। एक होगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन और एक होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। 35 में 20 मार्क्स क्या होगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। 35 में 20 मार्क्स का क्या होगा, शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको 10 को बनाना है, तो 10 दूनी 20। लेकिन ये क्वेश्चन जो 10 बनाना है ये रहेगा कितना आपके सामने, 20 रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, उसमें से 10 कोई छांट करके आपको बनाना है। प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर 20 मार्क्स ले सकते हैं। अब खाली पैटर्न देख लीजिए, ये कितना आसान पैटर्न आपके बोर्ड का एग्जाम का है।
और इसके बाद अगर बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल है। इस इस स्थिति में अगर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल है आगे की पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर है कि 20 मार्क्स सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा शॉर्ट टाइप। चलिए, अब अगला क्या होगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बाबू पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का किस तरह से भाई, तो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे कितने, 6 पूछे जाएंगे, 6। आपको बनाना कितना है, 3, और 3 क्वेश्चन के लिए आपको क्या होगा, 3 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बच्चे को बहुत सारे जो बेस्ट मार्क्स करना चाहते हैं उसको इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का हम देखते हैं कि ये तो बहुत हद तक क्या कर लेता है, कर ही लेता है, फिर उसके बाद ये भी लगभग आपको पकड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपको फिजिक्स में मेहनत करने की ज़रूरत होता है वो आपको लॉन्ग टाइप का होता है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन होते हैं, इसमें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को फॉर्मूला बनाना होता है। तो इस पर क्या करना होता है कि प्रैक्टिस करना होता है और धैर्यपूर्ण बहुत समय देना पड़ता है, तब जाकर के ये 15 मार्क्स पकड़ा पाता है। तो मेन खेला जो होता है, मेन जो आपका मेहनत होता है वो इस पर ज़्यादा मांगता है। तब अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो मार्क्स पास तो हो जाइएगा लेकिन बेस्ट मार्क्स की कोई उम्मीद नहीं कीजिएगा। तो समझ लीजिए कि हर स्थिति में आपको हर चीज़ पर समय समय पर क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो। तो इस तरह से आप देख लिए कि ये 70 मार्क्स का किस तरह से डिवाइड किया गया है और किस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से इतना बेहतरीन पैटर्न है क्वेश्चन का कि अगर ढंग से बच्चा पढ़े तो 70 में 70 लाना बहुत भारी नहीं है, बहुत भारी नहीं है, क्योंकि इस बार भी बच्चे पढ़ के लाए हैं 67 मार्क्स लिखित में लाए हैं। वो भी बच्चा का जो है ऑब्जेक्टिव में 3 गो क्वेश्चन गलत हो गया, इस वजह से उसको क्या हुआ, 67 आया, नहीं तो 70 में 70 लाया है। अगर आप इस पर मेहनत करते तो 100% ही फुल मार्किंग होगा। इस पर भी मेहनत करते फुल मार्किंग तो 100% आप ला सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बशर्ते आपको क्या चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेटजी, अच्छा कंटेंट और एकदम कंसंट्रेशन के साथ पूरे साल भर की अच्छी पढ़ाई। आप अपना जितना समय दीजिएगा यहाँ से बेहतरीन देंगे, बेस्ट कंटेंट देंगे, अच्छा से आपको स्ट्रेटजी बता देंगे और उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये 70 मार्क्स का क्या था, हमारा एग्जाम पैटर्न था। और एग्जाम पैटर्न के बाद आपको ये जानना है कि फिर ये 70 मार्क्स के लिए हमारे लिए जो बुक है उसमें कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर में ये 70 मार्क्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न था और क्वेश्चन पैटर्न लगभग आप लोग जान भी चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक बार हमारा बताना इसलिए धर्म था कि अंदर में जब सिलेबस बताएंगे तो पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कि ये 70 मार्क्स के लिए हमको कितने चैप्टर पढ़ना होंगे। इस 70 मार्क्स के लिए हमको कितने चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जो सिलेबस बुआ जी बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि आपको मेन बुक जो है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका 70 मार्क्स है वो 70 मार्क्स को हम लोग इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, जनरल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। जो बच्चे 11 में पढ़े होंगे और फिजिक्स का डेफिनेशन वगैरह या फिजिक्स के पार्ट ब्रांच वगैरह पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि जनरल फिजिक्स किसको बोलते हैं। ऐसे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि बताया जाता है कि 1900 ईस्वी से पहले की जो फिजिक्स है, मतलब 1900 ईस्वी से पहले की जितनी भी खोज और नियमों बना और फिजिक्स के अंदर में रखा गया वो सबको जनरल फिजिक्स के अंतर्गत में रखा गया। मतलब जनरल फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स भी बोला जाता है, पुरनका फिजिक्स कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप शुरू से अंत तक नहीं आते हैं तो बातों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए पहले आपको क्या रखा गया, जनरल फिजिक्स, फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा। तो 70 मार्क्स में से आपको जनरल फिजिक्स पूछने वाला है 48 मार्क्स। कितने मार्क्स, 48 मार्क्स। और मॉडर्न फिजिक्स जो पूछने वाला है वो 22 मार्क्स। कितने मार्क्स, 22 मार्क्स। मॉडर्न फिजिक्स पूछा जाएगा 22 मार्क्स। क्लियर, चलिए तो पहले हम जनरल फिजिक्स की चैप्टर की बात करेंगे कि कितने चैप्टर है। आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक, 2 गो बुक पढ़ना। ऐसे आप जैसे भारती भवन या एबीसी कोई नए राइटर का बुक पढ़ते हैं तो 12th का एक बुक लीजिए, बस उसमें सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे। जहाँ तक कि यहाँ पर जो हम चैप्टर बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा होंगे लेकिन कंटेंट ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं, बस उसी को थोड़ा सा डिटेल करके ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह डाल करके ऐसा करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना करके दिया रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी में किसी तरह का क्वेश्चन पैटर्न मैच नहीं करता है, बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पैटर्न नहीं मैच करता है, कंटेंट सारा वही रहता है।
पैटर्न का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, ये सारे जी जो है पैटर्न वो आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेंगे। लेकिन कंटेंट जितने भी होंगे जो मतलब शॉर्ट टाइप का, लॉन्ग टाइप का, ऑब्जेक्टिव जो भी पूछे जाएंगे वो सब एनसीईआरटी के बुक के होंगे। इसीलिए ज्यादातर बच्चे एक्स्ट्रा बुक लेते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसको प्रैक्टिस करने में फायदा होता है। नहीं तो मेन जो आपका बुक है वो एनसीईआरटी ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक? 2 बुक। अब 2 बुक जो बुक पढ़ना है उसमें से फर्स्ट बुक में स्टार्ट करते हैं कि कितने, तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि चैप्टर जो है वो टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। और जो मार्क्स का डिवाइड किया गया है वो यूनिट वाइज गया है, प्रत्येक चैप्टर वाइज नहीं किया गया है, तो उसमें 10 यूनिट बना दिया गया है मोटा मोटी तरीका से। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर बनाया गया है और उस 10 यूनिट बनाया गया है और उस 10 यूनिट के अंदर में 15 चैप्टर रखा गया है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स पूछ रहा है, कौन सा यूनिट से। तो पहला देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट जो है। फर्स्ट यूनिट जो लिया गया है वो हमारा, उसमें फर्स्ट यूनिट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। और इससे बिहार बोर्ड जो बोला है वो 8 मार्क्स पूछने की बात कहा है। लेकिन जान लीजिए ये 8 मार्क्स बोला है ना, भर भर के क्वेश्चन 20 मार्क्स तक हो जाता है, बहुत ज्यादा। लेकिन एक ऑथेंटिक जो बोला है वो क्या है? 8 मार्क्स से। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुआ जी ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर में? 2 चैप्टर। पहला चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होगा, विद्युत आवेश और क्षेत्र होंगे। ठीक है, हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानकारी लेंगे और वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ही दूसरा चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसके अंदर में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक होंगे जो स्थिर आवेशों के बारे में एक्सप्लेन करेगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों चैप्टर मिला करके 8 मार्क्स पूछेगा। अब ये नहीं हम बोल रहे हैं कि 8 मार्क्स इससे पूछेगा इससे पूछेगा, ऐसा नहीं। हम बोल रहे हैं कि दोनों मिला करके हो सकता है 3 मार्क्स इससे, 5 मार्क्स इससे, हो सकता है 4 मार्क्स इससे 4 मार्क्स। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बड़ा ब्रांच है, कम से कम हमको लगता है कि 2-2.5 महीने लग जाते हैं, 2.5 महीने तो कम से कम लग जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म करने में, 2.5 से ज्यादा ही। ठीक है, 3 महीने। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन भले ही 8 मार्क्स बोला है पूछेंगे, लेकिन 16, 17, 18, 20 तक पूछते हैं। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 है तो इतना सीरियस ये नहीं लेना है कि 8 बोले तो बस 8 है, 8 नहीं, बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि बड़ा ब्रांच भी है। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा बुआ जी दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में रखा गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या रखा गया? दूसरा चैप्टर में रखा गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और इससे पार्टिकुलर 7 मार्क्स पूछने की बात किया। बहुत अच्छा ये चैप्टर है, आपको बहुत फील देने वाला चैप्टर है। आप 10th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे, लेकिन वहां पर जो पढ़े होंगे वो बहुत कट करके पढ़े होंगे, मतलब एक इंट्रो टाइप का 10th में पढ़े होंगे। जब हम लोग यहाँ पर चार्ज के बारे में इतना ज्यादा डिटेल पढ़ लेंगे, जब चार्ज इन रेस्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल पढ़ लेंगे, तब जाकर के जब हम इसी चार्ज को किसी करंट किसी सर्किट से होकर के दौड़ा देंगे तो क्या मिलेगा? हमको करंट मिलेगा। और उस करंट की जानकारी हम लोग कहाँ लेंगे? तो हम लोग लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और इससे आपको 7 मार्क्स पूछेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको 2 यूनिट क्लियर हुआ। अगला चलते हैं कि क्या है। अगला जो बुआ जी है वो तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तीसरा यूनिट में फिर रखा गया है 2 चैप्टर। तीसरा यूनिट में कितने चैप्टर रखे गए हैं वो? तो 2 चैप्टर। एक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चलित आवेश और चुंबकत्व, मतलब गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को रखा गया है। और दूसरा चैप्टर इसमें जो रखा गया है यूनिट 3 में, जो दूसरा चैप्टर रखा गया है वो है मैटर एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग द्रव्य और चुंबकत्व कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं? द्रव्य और चुंबकत्व। और ये दोनों चैप्टर मिला करके जो पूछने की बात कहा है वो 8 मार्क्स पूछा है। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। आप लोग देखिए, माइंड मैप तैयार कीजिए। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्थिर चार्ज के बारे में मतलब वह चार्ज रुका हुआ है और उसके साथ कितने प्रॉपर्टीज जुड़ा हुआ है,
जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और उसके बाद कैपेसिटेंस है, ये सारे कंसेप्ट जुड़ जाएंगे। जब वही चार्ज किसी कंडक्टर से होकर क्या करेगा, मूव करने लगेगा, तो उसी को करंट बोलते हैं। फिर करंट जैसे ही उत्पन्न होता है तो उसके नए नए प्रॉपर्टीज हमको देख करने को मिलता है, और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। और फिर जाकर के आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी करंट किसी चालक से होकर के प्रवाहित होता है तो अपने चारों तरफ क्या कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिसके बारे में आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। और स्टेट का प्रयोग वगैरह, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वगैरह, ये सारी चीज इसी में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें पढ़ना है और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और फिर दूसरा है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या पढ़ना है, मैटर एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ना होता है कि आप वो बच्चे में खेलते होंगे, चुंबक से खेले होंगे। आखिरकार चुंबक का निर्माण कैसे हुआ, चुंबक जिस पदार्थ से बना हुआ है उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, चुंबक किन किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक का क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें मैटर एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा पढ़ेंगे मैटर एंड मैग्नेटिज्म, दोनों मिलाकर के आपको पूछने वाला है 8 मार्क्स। हम जो आपको अभी सिलेबस बता रहे हैं वो आपको इस तरह से बता रहे हैं कि एक माइंड में बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम उस चैप्टर के अंदर में जाएंगे तो बेहतरीन फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिट कितना पर जा रहे हैं, 4 पर। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है वो, तो यूनिट 4 को भी 2 चैप्टर में बांटा गया है, और ये भी यूनिट 4 से भी 8 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 4 में जो पहला चैप्टर है बुआ जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें चैप्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब इसके बारे में और इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जरूर 10th में पढ़े होंगे, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका 10th का सिलेबस था वो उसी से रिलेट करता है कौन, 12th का सिलेबस। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों बराबर है, वहाँ एक तरह का इंट्रो था, एक 2-4 लाइन लिखा गया था किसी टॉपिक के बारे में, वो यहाँ पर एक चैप्टर बन गया है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप पढ़ेंगे क्या, कि एक कॉइल था और एक चुंबक था, दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता था, तो कॉइल में एक करंट का निर्माण होता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब चुंबक और कॉइल की सहायता से करंट उत्पन्न करने की घटना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में भी पढ़े तो वहां पर भी देखे थे कि विद्युत धारा 2 प्रकार के, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा का प्रॉपर्टीज अलग होते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। दिष्ट धारा जब किसी धारा सर्किट से प्रवाहित होता है तो अलग ढंग का फिनोमेना उत्पन्न करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के मापने की तरीका, उसको हर तरह से यूज अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बहुत सारी चीजें बातें में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को जो घर में है वो प्रत्यावर्ती धारा जो आता है उसके बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब पता चलेगा कि किस तरह से, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा और परिमाण को आवर्ती रूप से बदलता है। तो जब बदलने लगता है तो पता चलेगा कि उसके पीछे क्या क्या रीजन जुड़े हुए। जैसे कि आपका बॉल जो जल रहा है वो प्रत्यावर्ती धारा से अगर जल रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा से जलने में वह बल्ब लगातार नहीं जल रहा है, बंद हो रहा है और चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इस तरह के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा क्या ना, यूनिट 4 में। चलिए यूनिट 4 में देख लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यूनिट 4 में से आगे क्या पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट 5 में जो है बुआ जी, उसमें पढ़ना है आपको 3 मार्क्स है, और यूनिट 5 में 3 मार्क्स रखा गया है, और इसको हम लोग कहते हैं, एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और आप लोग 11 क्लास में वेव के बारे में पढ़े होंगे। तो वेव को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में आपको यह वहां समझाया गया होगा कि मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो यांत्रिक तरंगे होते हैं, वो उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वो नहीं चल सकता। लेकिन जो एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको चलने के लिए, वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होता है। तो इस सारी घटनाएं, चूंकि 11 क्लास में इस टॉपिक को इसलिए नहीं ज्यादा डील किया गया था क्योंकि
11 क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं था। अगर हम उसके ओसिलेशन के बारे में चर्चा करने लगे, उसकी दोलन के बारे में चर्चा करने लगे, तो बच्चे को दिमाग से बाहर चला जाएगा। इसलिए वहां पर मैकेनिकल वेव के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया, जैसे जैसे साउंड के बारे में आप लोग पढ़े हो 11 में, तो साउंड के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर जो आप मोबाइल चलाते हैं, रेडियो का आपका सिग्नल पड़ता है या टेलीविजन पकड़ता है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा ही आपके सिग्नल आते हैं। तो ये सारे मिस्ट्री आपको यहीं पर समझ में आएगा कि कैसे हमारा मोबाइल का टावर क्या है, पकड़ता है। अगर आपको किसी दिन होगा तो हम एक प्रैक्टिकली चीज़ें बताएंगे कि मोबाइल को अगर आप किसी एल्युमिनियम को फॉइल में बंद कर देते हैं तो आपको टावर खत्म हो जाता है। इसके पीछे का रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित बातें ही हैं, समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझेंगे। ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, एक सप्ताह 8, 9, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 10 क्लास में ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और ये 3 मार्क्स का पूछता है। और इस तरह से 5 यूनिट में आपको फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो गया। फर्स्ट बुक जो था वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट बुक की बात करेंगे तो फर्स्ट बुक में चैप्टर वाइज गिनिएगा, तो चैप्टर वाइज क्या हो सकता है, देखो 1 चैप्टर 2 चैप्टर, देखिए यहाँ से शुरू से गिनिएगा। अगर सीरियल वाइज चैप्टर वाइज तो 1 चैप्टर हो जाएगा, ये 2 चैप्टर ये हो जाएगा, अगला कितने चैप्टर, 3 चैप्टर हो जाएंगे। फिर आपको अगला देखिएगा तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, ये 4था चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना, ये 5वां चैप्टर हो जाएंगे, और ये 6ठा चैप्टर हो जाएंगे, ये 7वां चैप्टर हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास ये जो है 8वां चैप्टर हो जाएंगे। कितने चैप्टर, 8वां। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिल गया, फर्स्ट वॉल्यूम में 8 चैप्टर मिला, 8 चैप्टर और 5 यूनिट मिला। यूनिट में इसलिए डिवाइड कर दिए क्योंकि जब भी बोर्ड पूछता है तो वो दोनों चैप्टर या एक चैप्टर इस तरह से पूछने का जो है पैटर्न वो हमारा यूनिट वाइज है, इसलिए हम इसमें यूनिट में डिवाइड कर दिए। लेकिन आप बुक में चैप्टर गिनिएगा तो कुल 8 चैप्टर है, कुल 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई दूसरा बुक स्टार्ट होता है सेकेंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, और सिलेबस भी हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहे हैं। अब सेकेंड बुक में आप देखिएगा यूनिट 6 माना जाएगा क्योंकि शुरू से ही है। तो यूनिट 6 जो हमारा होगा वो पहला होता है बुआ जी ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स है। आपको यूनिट 6 में क्या है, प्रकाश की, और सबसे ज्यादा जो जनरल फिजिक्स में पूछने वाले चैप्टर है उस है हमारा ऑप्टिक्स। 14 मार्क्स देख लीजिए, अभी तक जितने बताए हैं उस किसी भी यूनिट में 14 मार्क्स नहीं आया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत पढ़ लीजिएगा, इसके लिए समय भी लगेगा। जितना ज्यादा मार्क्स का चैप्टर होगा उतना ज्यादा समय लगेंगे, क्योंकि फ्री का कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो ऑप्टिक्स जो हमारा होगा वो 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, और यहाँ पर ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। अभी सोच रहा होगा कि सर ऑप्टिक्स है क्या, आप लोग ऑप्टिक्स 10th में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। बोले हाँ सर, आप जब गए हैं 10th में पढ़ने तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़े हैं, और प्रकाश के बारे में जो स्टडी होता है फिजिक्स के अंदर में, प्रकाश से संबंधित जितनी घटनाएं पढ़ी जाती है उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। वो बात जानकारी वहाँ नहीं था, यहाँ आकर के आपको मिलेगा। और आप लोग जो वहाँ पढ़े थे कि दर्पण, लेंस, ये सारी चीजें यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन वो एक तरह का इंट्रो था, वो तो कुछ था ही नहीं। उतना चीज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कुछ था ही नहीं, वो तो बेसिक भी नहीं था। 10th में जो आप प्रकाश के बारे में पढ़े वो बेसिक भी नहीं था। यहाँ पर जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कम से कम 3 महीने का क्लास लगता है। अगर 45 मिनट का क्लास में पढ़ाया जाए तो कम से कम 3 महीने में आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर क्लास का समय ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे तब खत्म करवा ले। तो यहाँ पर 2 चैप्टर बनाया गया है ऑप्टिक्स के लिए, एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो बोलेगा सर रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना होगा, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना होगा, तो समझिए प्रकाश के संबंधित बहुत तगड़ी कहानी है। तगड़ी कहानी यह है कि सबसे पहले न्यूटन साहब आए, प्रकाश को यह बताया कि वह एक किरण के रूप में चलता है, और किरण के रूप में चलता है, उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और सब आदमी एकदम वाहवाही लूटने लगा कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी बातें जान गए, न्यूटन साहब महान है, इसमें नो डाउट। लेकिन जब कुछ प्रकाश संबंधित घटनाएं आए, जैसे आप लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े होंगे, अपवर्तन पढ़े होंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़े होंगे, प्रकीर्णन पढ़े होंगे, ये सारी घटनाएं प्रकाश को किरण मान करके समझाया जा सकता है। लेकिन प्रकाश संबंधित कुछ घटनाएं आए, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, जिसके बारे में आप लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन ये घटनाएं होती है।
और इस घटनाओं को जब एक्सप्लेन करने की ओर वैज्ञानिक गए तो वहां पर न्यूटन का जो कंसेप्ट था, जो प्रकाश एक किरण के रूप में चलते हैं, वो फेल्योर हो जाता है। तो फेल्योर हो जाने के बाद उससे की लंबी कहानी है, अब यहाँ पर हम तो क्लास ले नहीं रहे हैं, लेकिन सिलेबस को समझाने के लिए थोड़ी सी कहानी बता दिए। तो वहां पर जब गए तो वहां पर हाइगेंस नामक वैज्ञानिक आकर के ये इस चीजों को बताए कि नहीं, प्रकाश एक किरण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में चलते हैं। और तब जाकर के प्रकाश को तरंग माना गया। प्रकाश को एक अनुप्रस्थ तरंग मानने के बाद उससे संबंधित जो भी घटनाएं आई वो एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम प्रकाश को किरण मान करके पढ़ेंगे, जिस चैप्टर में प्रकाश को हम किरण मान करके प्रकाश संबंधित घटना को एक्सप्लेन करेंगे वो किरण प्रकाश की होगा। और जिस चैप्टर के अंदर में हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके उससे संबंधित घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे वो तरंग प्रकाश की होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की को दो भागों में बांटा गया। मतलब प्रकाश से संबंधित जो बातें पढ़ते हैं उसको दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक बार किरण मान करके और दूसरी बार तरंग मान करके। और इससे यह फायदा है कि किरण मान करके हर चीजों को नहीं समझा जा सकता है, जिस चीजों को वहां नहीं समझा जा सकता है उसको हम लोग तरंग मान करके समझते हैं। ठीक है, तो इस चीजों में आपको ये हो गया। और कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि जनरल फिजिक्स टोटल 48 मार्क्स आपको कंप्लीट हो गया। यहां तक आपको जनरल फिजिक्स खत्म हो रहा है। ठीक है, यहां तक आपको जनरल फिजिक्स खत्म हो गया। और चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर 8, तो ये कितना होगा 9, और ये चैप्टर कितने हो जाएंगे आपको 10। तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर आपको जनरल फिजिक्स मिलेंगे। और जनरल फिजिक्स से 48 मार्क्स पूछते हैं, और कैसे कैसे पूछते हैं वो आप समझ लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को 5 चैप्टर बचा हुआ है जो कि मॉडर्न फिजिक्स का है, और 5 चैप्टर जो बचा हुआ है वो मॉडर्न फिजिक्स का है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। देखिए मॉडर्न फिजिक्स कितने मार्क्स का पूछेंगे, 22 मार्क्स। छोटा सा ब्रांच है, मतलब छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लेता है मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन पूछता 22 मार्क्स का। और इसमें आपको बताया गया ही होगा, 11 क्लास में भी पढ़े होंगे कि सन 1900 ईस्वी के बाद जितने भी खोज नियम बने, फिजिक्स संबंधी जितने भी नियम बने, वो सब क्या मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। आपको 11 में मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पूरे भर भर के जनरल फिजिक्स ही हैं। स्वाभाविक है कि 1900 ईस्वी के बाद, तो अभी 2025 चला था, 125 साल, और वहाँ है 1900 साल, तो समय किसको लगेगा पढ़ने में, 1900 साल वाला को, जनरल फिजिक्स को। तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि ज़्यादा बड़ा भाग कौन है, जनरल फिजिक्स का। यहाँ पर भी देखिए ना कि 10 चैप्टर है जनरल फिजिक्स, और 11 में तो पूरे 14 चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, 15 चैप्टर जनरल फिजिक्स ही है। चलिए, तो मॉडर्न फिजिक्स में आखिरकार पढ़ना क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को जो सिलेबस है उसमें मॉडर्न फिजिक्स क्या पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इस चीज़ों को समझिए। हम यूनिट 7 समझा रहे हैं, यूनिट 7 है, और 7 में टोटल 4 मार्क्स पूछने की बात कर रहा है। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स में पढ़ना क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति और विकिरण, ये पढ़ना है। तो फिर सर इसमें क्या पढ़ना होगा, अच्छा इसमें क्या पढ़ना होगा, इस बात को समझिए। जैसे ये भी कुछ प्रकाश से संबंधित घटनाएं और कुछ जो है जनरल पार्टिकल से संबंधित घटनाएं हैं। मतलब जब आप प्रकाश संबंधित बातें पढ़िएगा तो वहाँ पर एक जगह ऐसा भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना वगैरह होता है, उसको प्रकाश को ना तरंग और किरण मार करके नहीं समझा जा सकता है, प्रकाश को कण भी माना गया है, जिसको फोटोन बोलते हैं। और इसके बारे में मैक्स प्लांक ने बताया था। तो वहां पर जब कण माना गया तब प्रकाश कहीं पर कैसा, तरंग जैसा, तो कहीं पर कण जैसा, तो इसको डुअल नेचर ऑफ लाइट बोल सकते हैं। और इसी के आधार पर डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक आए और बताए कि दुनिया का जितने पार्टिकल्स है उस सब में डुअल नेचर होता है, कहीं पर मैटर जैसा तो कहीं पर वेव जैसा। मतलब एक मैटर अगर खूब स्पीडली चले तो उसके साथ वेव भी एसोसिएट होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीजों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर में, ठीक है, एंड रेडिएशन में इस चीजों को पढ़ेंगे। अब अगली बात, इसमें 4 मार्क्स है, ये छोटा सा चैप्टर है। ये ऐसे मॉडर्न फिजिक्स का सारा चैप्टर छोटा छोटा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस इतना ही छोटा है। जब आपको इसको अगली क्लास बीएससी एमएससी में पढ़िएगा तो बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोगों के लिए यहाँ क्या है, छोटा छोटा कंटेंट दिया गया है कि ज़्यादा डेप्थ में न जाना है, बस कुछ पढ़ना है जो बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा आप लोग। अब यूनिट 8 में क्या पढ़ना है बहू, तो यूनिट 8 में 6 मार्क्स पूछने वाला है। और यूनिट 8 को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा पहला है एटम और दूसरा न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। इसके बारे में आपको 11 क्लास में पढ़े होंगे, 11 क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें के बारे में यहाँ भी समझाना है। बोलेगा सर वहाँ का केमिस्ट्री यहाँ का फिजिक्स, बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स का टॉपिक केमिस्ट्री से मैच करता है, नो डाउट।
इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ 12th में पूछेगा और ये सारी बातें आपको परमाणु के अंदर में पढ़ाएंगे। और न्यूक्लियाई मतलब परमाणु के अंदर में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एक छोटे से भाग है, उसी में उसका संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है। तो उसका अलग प्रॉपर्टीज है। हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों के साझा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रिएक्शन को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम नाभिक के अंदर में जाएंगे, जब इस चैप्टर के अंदर में आप जाइएगा बुआ, तो इस चैप्टर के अंदर में एक नाभिक को तोड़ करके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को समझाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को 10th में थोड़ा सा जानकारी होगा कि सूर्य जो ला रहा है एनर्जी, सूर्य के पास जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। आखिर का वो कैसे होते हैं इसकी जानकारी यहाँ पर देना होगा। आप लोग सुने होंगे नाभिकीय विखंडन, इसी पर परमाणु बम बनाया जाता है। अभी शुरुआत में देखे हैं कि कुछ दिन पहले ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इधर से भी बोला मेरे पास क्या है, परमाणु बम है, तो उसके पास परमाणु बम है। इस तरह तो परमाणु बम कैसे बनता है, वो किस थ्योरी पर आधारित है, उसमें किस तरह का पदार्थों का यूज किया जाता है, उस सारे जो कंसेप्ट आपको मिलेंगे वो क्या है, नाभिक में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? नाभिक। और सारे नाभिकीय रिएक्शन है। तभी तो आपको बता रहे हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब ये नया फिजिक्स है। आपको बहुत 1800 ईस्वी में अगर जाइएगा तो परमाणु बम थोड़ी था, पहले परमाणु बम नहीं था, लेकिन इधर आकर के परमाणु बम निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जो भी चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स है वो आपको एकदम नया मिलता जुलता, अभी करंटली जो हो रहा है, कुछ दिनों पहले हुआ है, उस सारे चीजों के बारे में ये सारे जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यूनिट 7 और 8 कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आपको चैप्टर यहाँ क्या हो गया, ये 11 नंबर चैप्टर हो गया, और ये 12 नंबर चैप्टर हो गया, ये 13 नंबर चैप्टर। ठीक है, अब ये चैप्टर के बाद आपको क्या पढ़ना है बुआ जी, अब अगला चैप्टर है हमारा, अगला जो बचा हुआ है वो हमारा ये यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में आपको 7 मार्क्स पूछेगा। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। तो यूनिट नंबर 9 में 7 मार्क्स पूछेगा। और ये जो बुआ जी पढ़ना है वो सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ना है। मतलब आप लोग जब पढ़े होंगे अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, मतलब आप लोग जब पढ़ाई किए होंगे थोड़ा बहुत भी, तो जब विद्युत धारा प्रवाह के कारण स्थिति को देखते हैं तो मोटा मोटी तरीका से बोला जाता है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित आसानी से करेगा उसको चालक, जो नो करेगा उसको कुचालक। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जब फिजिक्स के अंदर में आइएगा, डिटेल पढ़िएगा, तो पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो आपको चालक कुचालक के बारे में आपको नॉर्मली बेसिक बच्चा से ही पढ़ते आए होंगे। अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक क्या होता है? चालक और कुचालक के बीच का, चालक और कुचालक के बीच का कड़ी है। मतलब एक विशेष स्थिति में कुचालक जैसा व्यवहार करता है, तो कुछ एक विशेष स्थिति में चालक जैसा व्यवहार करता है। और उन सारे चीजों को हम लोगों को पढ़ना कहाँ है? सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जानते हैं ये अर्धचालक से ही बहुत सारे डिवाइसेस बना हुआ है। आपका जो मोबाइल का बोर्ड है, वो मान लीजिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जैसे कि अभी देखते हैं आप लोग डायोड वगैरह। डायोड का मतलब हुआ कि बॉल, उजरका बॉल, जो 100 वाट वाला नहीं, 30 वाट वाला, जो गारंटी पर देता है, वो सारे बॉल का जो बनावट है वो हुआ उस सेमी कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, और इसी के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बॉल आर के बारे में जो बताया, एलईडी वगैरह, ये सब के बारे में वहाँ पढ़ना है। सेमी कंडक्टर से ही बना हुआ डिवाइस है। तो इस तरह से सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको 7 मार्क्स पूछने वाला है। ठीक है, और लास्ट जो यूनिट आपका है 10 यूनिट, वो 10 नंबर यूनिट में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम से पूछेगा आपको 5 मार्क्स। और जानते हैं बेहतरीन बात कि कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन सिस्टम में यही चीज पढ़ाना है कि अगर आप हमसे फोन करते हैं, बोलते हैं हेलो सर, तो ये हेलो सर आपकी बात हम तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे का क्या प्रोसेस है, इसके पीछे मोबाइल क्या क्या करता है। ऐसा तो नहीं कि हेलो उड़ कर जा रहा आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर इसके पीछे का क्या फिजिक्स है, क्या इसके अंदर घटनाएं होती है, कैसे मोबाइल हमारी आवाजों को दूसरे मोबाइल तक भेज पाता है, उसके पीछे का क्या सिस्टम बना हुआ है, ये सारे सिस्टम के बारे में जो पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। यहाँ तक कि इस चैप्टर के अंदर में आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेट क्या होता है। आप किसी को जो रात का चैट करते हैं, चैट क्या होता है, चैट का परिभाषा यहाँ लिखवाना है। अगर आप चैट करते हैं, आपसे हम पूछ दे कि चैट क्या होता है, तो आप नहीं बता पाइएगा। क्या है, इसका भी परिभाषा होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये जब आप पढ़िएगा तब पता चलेगा कि चैट क्या होता है।
तो हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जब पढ़िएगा तो बताएंगे उसमें मजेदार तरीका से जो क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो क्या था, चिट्ठी वाला था कि एक जगह से चिट्ठी लिख दिया, दूसरे जगह डाकिया ले गया, वहां ले गया और फिर दे दिया, तो इसमें कोई विशेष व्यवस्था ही नहीं था। लेकिन अभी का जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन सा फिजिक्स लगता है, कैसे हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमारा फोटो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमारा वीडियो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी चैप्टर में अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर 5 मार्क्स का पूछेगा। अगर आप चैप्टर गिनिएगा तो यहाँ पर पीछे हम 13 कर दिए थे, तो ये 14 हो गया और ये 15 चैप्टर हो गया। कुल मिलाकर के आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। और 15 चैप्टर में आपको 10 यूनिट है। यूनिट कितनों रहे क्या फर्क पड़ता है, हम तो मार्क्स बता दिए ना चैप्टर वाइज। अब उसमें से कुल 70 मार्क्स पढ़ना है, और 70 मार्क्स के लिए आपको साल भर है। और साल भर में अब आप जब पूरे सिलेबस देख लिए हैं, क्वेश्चन पैटर्न देख लिए हैं, तो अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि किस हिसाब से हम पढ़ेंगे। एक टारगेट बनाना है कि किस तरह से पढ़ेंगे कि हम इस 70 के 70 मार्क्स को ले पाए। देखिए एक बात और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 70 में 70 मार्क्स लेने के लिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, अच्छा स्ट्रैटेजी फिक्स कीजिए। दूसरी बात, अच्छे टीचर से जुड़िए ताकि उनका कंटेंट में दम हो, जो आपको जो भी लिखे बोर्ड में वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप ले पाए। ऐसा भी होता है कि आप किसी लेंदी गेंदी टीचर से जुड़ गए, वो जो कंटेंट लिखवा रहे हैं उसमें कोई दम ही नहीं है, एरर है, बहुत सारे एरर है, इस वजह से आप बोर्ड में आप 100% लिख करके भी फुल मार्क्स नहीं लाते हैं। ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जो स्ट्रेटजी फिक्स की है, अच्छे टीचर से जुड़े। और उसके बाद सिर्फ ये दोनों से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा, समय देना होगा। अपने आप पर समय दीजिए, खूब बेहतरीन ढंग से समय दे करके उसको कंसेप्ट क्लियर कराएगा टीचर, कंटेंट टीचर देगा, उसको याद करना आपकी बात है, फील करना आपकी बात है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको समझ गए होंगे। तो ये सारे आपके फिजिक्स के सिलेबस थे, और आपको हम कोशिश किए हैं कि बेहतरीन ढंग से समझा पाए। और इसके बाद अब क्या कहें, अब जुड़िएगा तो उसके अंदर में जब हम प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो आपको फिजिक्स का फील करवाएंगे। और यहाँ पर जहाँ तक छोटा सा वीडियो था, तो कोशिश रहा कि आपको समझा पाए, सिलेबस को थोड़ा थोड़ा बता भी दिए हैं कि अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सीधे ऐसे ऐसे गिनवा देने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कि हमारी बातों को समझ पाए होंगे, और संभव बैच में ज्वाइन करेंगे और वहाँ मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।